कहानी की शुरुआत बहुत साल पहले जापान की आको किंगडम में होती है। पता चलता है कि उस समय राजा का वॉरियर्स उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे, लॉयल थे। और अगर कोई राजा के खिलाफ गया तो उसे रोनिन नाम दिया जाता था और काफ़ी भयानक सजा दी जाती थी। इसके बाद आको किंगडम का रूलर लॉर्ड असानो को दिखाया जाता है। उन्हें जंगल में एक हाफ इंग्लिश और हाफ जापानीज काई नाम का एक बच्चा बेहोश पड़ा मिलता है। काई के सिर पे कुछ निशान होते हैं, इसलिए लोग उसे अच्छा नहीं समझते, पर लॉर्ड असानो बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं, इसलिए वो काई को उठा के अपने साथ ले जाते हैं और उसे पाल पोस के बड़ा करते हैं। लॉर्ड असानो की बेटी मीका के साथ उसकी अच्छी दोस्ती बन जाती है और मीका उसे पसंद करने लगती है। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि काई अब बड़ा हो चुका है। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, पर अभी भी किंगडम के लोग उसे अच्छा नहीं समझते क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। इसके बाद एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर कहीं से आकर लोगों पे हमला करने लगता है, तो सिपाही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं कर पाते। वहीं हम एक 2 कलर की आंखों वाली व्हाइट फॉक्स को छुपे हुए देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर उस फॉक्स के कंट्रोल में है। तभी वो मॉन्स्टर एक सिपाही यासुनो पे अटैक करने ही वाला होता है, पर काई सही टाइम पर आकर अपने सामने पड़ा तलवार को उठा के उस मॉन्स्टर के गले में घुसा के उसे मार डालता है। तभी वहाँ लॉर्ड असानो अपनी सिपाही के साथ आते हैं और यासुनो उन्हें झूठ बोल देता है कि उस मॉन्स्टर को उसने मारा है। यह काई भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता, पर लॉर्ड असानो का प्रिंसिपल काउंसलर ओइशी काई के हाथ में खून देख के समझ जाता है कि यासुनो झूठ बोल रहा है। यह काई उस फॉक्स को देख लेता है। इसके बाद एक दूसरा किंगडम का रूलर लॉर्ड कीरा को दिखाया जाता है, जो लॉर्ड असानो की किंगडम आको को हासिल करना चाहता है। इसलिए अपने एक साथी एक विच मिजुकी की मदद से उसी ने उस मॉन्स्टर को आको किंगडम में भेजा था, लॉर्ड असानो और उनकी सिपाही को मारने के लिए। मिजुकी किसी का भी रूप ले सकती है और वो व्हाइट फॉक्स वही थी। फिर मिजुकी और लॉर्ड कीरा अगले दिन होने वाली आको किंगडम की फेस्टिवल में जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि उस फेस्टिवल में सारे किंगडम के राजा को कंट्रोल करने वाला शोगुन टोकुगावा आने वाले हैं। शोगुन की बात सारे किंगडम के राजा मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। अगले दिन शोगुन आको किंगडम आते हैं। यहाँ मिजुकी और कीरा भी आए होते हैं। काई मिजुकी की आंख देख के समझ जाता है कि वो वही व्हाइट फॉक्स है और वो ओइशी को इस बारे में अलर्ट करता है, पर ओइशी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता। इसके बाद शोगुन के एंटरटेनमेंट के लिए लॉर्ड असानो वहाँ एक डुएल गेम अरेंज करते हैं, जिसमें अलग अलग किंगडम के फाइटर के बीच फाइट करवाया जाता है। कीरा अपने किंगडम का एक बेस्ट फाइटर, एक बहुत लंबा ताकतवर आदमी को मैदान में बुलाता है। लॉर्ड असानो के तरफ से यासुनो को आना होता है, पर इसी बीच असानो को शोगुन के सामने नीचा दिखाने के लिए मिजुकी अपनी ब्लैक पावर से यासुनो को पॉजेस कर लेती है, जिस कारण वो मैदान में नहीं आता। इसलिए राजा की इज्जत बचाने के लिए काई खुद फाइटर का कॉस्ट्यूम पहन के मैदान में चला जाता है, जहां वो ज़्यादा टाइम उस आदमी के सामने टिक नहीं पाता। उसका तलवार टूट जाता है और वो आदमी उसे उठा के दूर फेंक देता है, जिस कारण काई का मास्क हट जाता है और उसे सब पहचान लेते हैं। काई एक फाइटर नहीं है, ऊपर से बचपन से कोई उसे अच्छा नहीं समझते, इसलिए फाइटर के कॉस्ट्यूम में उसे देख के सब गुस्सा हो जाते हैं। शोगुन के कहने पर राजा के लोग काई को पीटने लगते हैं और बिना कुछ बोले काई मार खा लेता है। उसी रात मिजुकी और कीरा मिलके असानो को मारने का प्लान करते हैं और मिजुकी अपनी पावर से असानो को पॉजेस करके ये दिखाती है कि उसकी बेटी मीका को लॉर्ड कीरा रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए असानो अपनी तलवार उठा के कीरा को मारने ही वाला होता है कि तभी सिपाही आकर उसे रोक लेते हैं। लॉर्ड असानो अब अपने होश में आ जाते हैं। वहाँ शोगुन भी आते हैं और सबको लगता है कि असानो ने कीरा की जान लेने की कोशिश की है। इसलिए शोगुन असानो को सेपुकु नाम का एक सजा सुनाते हैं, जिसमें राजा को खुद की जान लेना होता है। लॉर्ड असानो और ओइशी को समझ आ जाता है कि ये सब कीरा का किया धरा है, पर उनके पास कोई सबूत ना होने के कारण लॉर्ड असानो ओइशी और मीका को आखिरी अलविदा कह के खुद की जान ले लेते हैं। उनके मरने के बाद शोगुन आको किंगडम को लॉर्ड कीरा के हवाले कर देते हैं और साथ में मीका को 1 साल बाद कीरा के साथ शादी कर लेने का ऑर्डर देते हैं। ओइशी और उसके बाकी साथियों को रोनिन घोषित करके किंगडम से बाहर निकाल देते हैं, पर शोगुन के जाते ही कीरा ओइशी को 1 साल के लिए जेल में डाल देता है और काई को मीका से दूर रखने के लिए स्लेवरी के लिए उसे किंगडम से दूर डच कॉलोनी ऑफ डेजिमा नाम का एक आइलैंड पर भेज देता है। इसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ओइशी की सज़ा खत्म हो जाने के कारण उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, तो उसका बेटा चिकारा आकर उसे अपने साथ घर ले आता है। ओइशी अब कीरा से बदला लेने का प्लान करता है और अपने बेटे के थ्रू जंगल में छुपे उसके बाकी साथियों को मैसेज भेज
के खुद उस आइलैंड पर जाता है जहाँ काई को भेज दिया गया था। वहाँ पहुँच के ओइशी काई को एक फाइटिंग रिंग में देखता है जहाँ काई एक जायंट जैसा दिखने वाला आदमी से फाइट कर रहा होता है। एंड में काई उस आदमी का गला काट के खुद जीत जाता है। यहाँ ओइशी काई के साथ बात करने की कोशिश करता है पर काई उसे पहचान नहीं पाता और उस पर अटैक कर देता है। ऐसा लग रहा था कि काई की याददाश्त चली गई है पर फाइट करते हुए ओइशी मुश्किल से काई की याददाश्त वापस लाता है और वो दोनों वहाँ आग लगाकर भाग निकलते हैं। प्रिंसेस मीका को बचाने के लिए ओइशी काई को उसका साथ देने के लिए मना लेता है और वो दोनों उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां उनके बाकी साथी अब तक छुपके रह रहे थे। फिर वो सब मिलके अपने राजा का बदला और प्रिंसेस मीका को बचाने का प्लान करते हैं। उनके टीम में टोटल 47 लोग होते हैं और ऑलरेडी शोगुन ने उन्हें रोनिन नाम दे दिया था। इसी कारण से इस मूवी का नाम है 47 रोनिन। अब वो लोग बदला लेने का तो ठान लेते हैं पर उनके पास हथियार नहीं होते, इसलिए काई टेंगू नाम का एक फॉरेस्ट जाकर अपने लिए हथियार लाने का कहता है। पर वो जगह बहुत खतरनाक है क्योंकि वहाँ शैतानों का राज है। यह काई सबको बताता है कि असल में बचपन में वो टेंगू फॉरेस्ट में ही था। वहाँ की डीमन ने उसे बचपन से पाला था और तलवार चलाना सिखाया था, पर वो एक इंसान है इसलिए उन्हें डीमन से भाग के वो आकू किंगडम पहुँच गया था और लॉर्ड असानो ने उसे अपने पास रख लिया था। पर उन्हें डीमन से हथियार लेने के लिए उन्हें उनकी टेस्ट पार करना होगा। इसके बाद वो लोग टेंगू फॉरेस्ट पहुँचते हैं जहाँ चारों तरफ शैतान होते हैं। वहाँ के टेम्पल तक पहुँच के काई ओइशी को छोड़ के बाकी सब लोगों को वही बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद ओइशी को लेकर अंदर जाता है। अंदर काई ओइशी को किसी भी हालत में मंदिर के अंदर अपनी तलवार ना निकालने का कह के उसे वही छोड़ के खुद अंदर टेंगू मास्टर के पास जाता है जिन्होंने उसे बचपन में ट्रेन किया था। यहाँ काई टेंगू मास्टर से हथियार मांगता है तो वो अपने सामने रखा एक तलवार उसे देने के लिए कहते हैं, पर उसे तलवार तभी मिल सकता है जब वो उस तलवार तक सबसे पहले पहुंचे। इधर ओइशी अपने सामने अपने बाकी साथियों को देखता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग अंदर क्यों आए। तभी उनके आसपास झुके हुए डिमॉन्स अजीब तरीके से अपना सिर हिलाने लगते हैं जिसे देख के यासुनो टेम्पल के अंदर अपना तलवार निकाल लेता है, जिस कारण वो सभी डिमॉन उठ के ओइशी को छोड़ के बाकी सब पे अटैक कर देते हैं। ओइशी ये सब देख के सोच में पड़ जाता है कि वो तलवार निकाले कि नहीं। उधर काई बचपन में टेंगू मास्टर से सीखा हुआ अपनी पावर से अपनी मास्टर से पहले तलवार तक पहुंच के उसे हासिल कर लेता है। इधर ओइशी काई की बात को मानते हुए अपना तलवार नहीं निकालता, जिस कारण उसके सारे दोस्त गायब हो जाते हैं। पता चलता है कि ये सब उसे विजन दिखाया गया था ताकि वो अपना तलवार निकाले, पर उसने ऐसा नहीं किया। मतलब उसने भी अपना टेस्ट पार कर लिया, इसलिए वहाँ सारे तलवार विजिबल हो जाते हैं और वो दोनों हथियार लेकर बाहर आके अपनी बाकी साथियों के साथ आको किंगडम के तरफ बढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि कीरा मीका के साथ अपनी शादी की ब्लेसिंग्स मांगने के लिए एक मंदिर यात्रा में जाने वाला है, इसलिए वो सब वही कीरा पे अटैक करने का प्लान करते हैं। पर ये सब मिजुकी का ट्रैप होता है क्योंकि उसने अपनी पावर से पहले ही रोनिन्स के बारे में पता कर ली थी। जैसे ही रोनिन्स वहाँ जाते हैं मिजुकी उन सब पे अटैक करके काफ़ी सारे रोनिन्स को मार डालती है। काई किसी भी तरह अपने कुछ लोगों को लेकर वहाँ से बच निकलता है। मिजुकी को लगता है कि उसने सारे रोनिन्स को मार दिया है, इसलिए वहाँ पड़ा ओइशी का तलवार लाकर वो कीरा को प्रेजेंट करती है। इधर काई ओइशी के साथ अपने बाकी बचे हुए लोगों को लेकर भेष बदल के कीरा की शादी के दिन ऐसे बैंड महल पहुंचता है। ओइशी स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देखकर सबका ध्यान भटकाता है, जिस दौरान बाकी सारे रोनिन्स महल के अंदर घुस के कीरा के लोगों को मारने लगते हैं। अब ओइशी भी मौका देके कीरा पे अटैक कर देता है और वहाँ दोनों टीम के बीच फाइट शुरू हो जाती है। मौका देख के मीका भागती हुई काई के पास आती है और वो दोनों सालों बाद एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। तभी वह मिजुकी एक ड्रैगन का रूप लेकर आती है और उन पे हमला कर देती है। काई टेंगू मास्टर से सीखा हुआ अपनी पावर से उसका सामना करता है और फाइनली उसे मार डालता है। इधर ओइशी भी कीरा को हरा के उसका सिर काट के उसके सेना को दिखाता है, जिस कारण वो सब सरेंडर कर देते हैं और फाइनली काई का टीम जीत जाते हैं। लेकिन शोगुन के खिलाफ जाकर ये सब करने के लिए उन बचे हुए रोनिन्स को शोगुन मौत की सजा सुनाते हैं, पर ये सब करके उन्होंने अपनी इनोसेंट राजा को इंसाफ दिलाया है, इसलिए शोगुन उन्हें शेपुको यानी खुद की जान लेने का ऑर्डर देते हैं, जो कि उनके लिए एक रेस्पेक्टफुल मौत होगी। साथ में शोगुन ओइशी का बेटा चिकारा को बख्श देते हैं ताकि ओइशी का ब्लड लाइन बरकरार रहे और आकू किंगडम प्रिंसेस मीका के हवाले कर देते हैं। अब रात को काई मीका को आखिरी अलविदा कह के अगले दिन सुबह वो सारे रोनिन्स अपनी जान ले लेते हैं, जिसे देख के मीका रोने लगती है।
है। एंड में पता चलता है कि ये एक सच्ची कहानी है। आज भी उन 47 रोनिन्स के कब्र में हर साल 14 दिसंबर को उन्हें रेस्पेक्ट देने का ट्रेडिशन जारी है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।